नमस्कार सभी साथियों को टीजीटी हिंदी अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं नहीं बल्कि आपको सरकारी नौकरी तक पहुंचाना है। जो ये चैनल है विशेष रूप से आपकी TSSP, KVS, NVS, EMRS, प्रीत, UPT, TGT, PGT, CTET तथा विभिन्न राज्यों की शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए मैंने बनाया है। आपको इस चैनल पर जो है संपूर्ण तैयारी एक ही स्थान पर मिलेगी। यहाँ पर हम हिंदी साहित्य तो पढ़ेंगे ही, साथ साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी वोकैब को भी पढ़ने वाले हैं। हिंदी वोकैब जो है इस बार बहुत ज़्यादा जो है DSSP के एग्जाम्स में पूछी जा रही है। ठीक है, इसके बाद जो है PYQ सॉल्व करेंगे, साथ ही जो जो टॉपिक हम पढ़ते जाएंगे उसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूरे करेंगे। आपको सारी एक्सप्लेनेशन कॉन्सेप्ट बेस्ड मिलने वाली है। ठीक है, मेरा लक्ष्य है पूरा सिर्फ सिलेबस पूरा करना नहीं है बल्कि हर एक टॉपिक को आपको समझाना है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट, एग्जाम पॉइंट, PYQ, ट्रिक सब कुछ आपको साथ में मिलने वाला है। तो आप यदि अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं तो इन क्लासेस पर ध्यान दें। आज से हम शुरू कर रहे हैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। ठीक है, जिसमें हम पहला टॉपिक करेंगे और फिर इसके बाद इसके हम बहुत सारे MCQ और PYQs करने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यदि मैं पूछूं कि साहित्य आखिर कब से जाना जाने लगा, कब से लिखा जाने लगा, तो दोस्तों ये बताओ कि जब से हमें प्रमाण मिले होंगे लिखने के तभी तो हमें पता चला होगा कि इस तरीके से पुराने पुराने कवि हुआ करते थे या पुराने लेखक हुआ करते थे जो हमारे जो अपनी किसी प्रवृत्ति के आधार पर जो है कुछ लिखा करते थे, है ना। तो हिंदी साहित्य का सबसे पहला इतिहास जिसने कवियों के बारे में जानकारी दी वो कौन सा है? इस्तवार दा लित्योत्तर इंदोई हिंदुस्तानी। इसके लेखक हैं गारसादा तासी। कौन है? गारसादा तासी। कौन है ये? ये कोई हिंदुस्तानी नहीं है बल्कि एक फ्रेंच विद्वान है, यानी कि फ्रेंच भाषा में इन्होंने अपना ये इतिहास ग्रंथ लिखा है, इस्तवार द लित्योत्तर इंदोई हिंदुस्तानी। ठीक है, इसमें से दो प्रश्न आपके यहीं पर बनते हैं। हिंदी इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत किसने की? गारसादा तासी ने की। पहला इतिहास ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखा गया? तो वो लिखा गया फ्रेंच भाषा में। पहले इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है जो फ्रेंच भाषा में लिखा गया? इस्तवार द लित्योत्तर इंदोई हिंदुस्तानी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से जो है प्रश्न आ सकते हैं। ये दो भागों में प्रकाशित हुआ था, एक तो 1839 में और दूसरा 1847 ईस्वी में। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि मैंने जो लिया है ये गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे की पुस्तक है। हम इस पुस्तक के माध्यम से ही अपनी तैयारी को पूरा करेंगे, याद रखिए। ठीक है, यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन तथा आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट इतना जो है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। UGC नेट वालों के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, पर TGT PGT हिंदी के लिए अभी तक इसमें से कोई प्रश्न नहीं आया। इस्तवार द लित्योत्तर इंदोई हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण, पहला तो हुआ इसने में, ठीक है, 1839 में, लेकिन जब दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ, ठीक है, तो इसको जो है 3 भागों में विभक्त कर दिया गया। ठीक है, जिसका प्रकाशन फिर कब हुआ? 1871 में। तासी ने अपनी पुस्तक में हिंदू और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी क्रमानुसार किया है, अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार, इनकी अंग्रेजी के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में किया है। जैसे A नाम वाले हो गए, कवि पहले आ गए, फिर B नाम वाले आ गए, फिर C नाम वाले आ गए, ऐसे। ठीक है, लेकिन खास बात क्या थी? क्यों जो है हिंदी की नजरों में ये एक अच्छा इतिहास ग्रंथ नहीं माना जाता? क्योंकि इसमें हिंदी के केवल 72 कवि शामिल थे, बाकी सारे जो कवि थे वो उर्दू के हैं। ठीक है, तो इसलिए हिंदी साहित्य में इसका नाम तो आता है लेकिन ये हिंदी साहित्य का विशेष इतिहास ग्रंथ नहीं माना जाता। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने
तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद, क्योंकि ये फ्रेंच में लिखा हुआ था, तो हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशन करवाया 1952 ईस्वी में। फ्रेंच भाषा में था, तो लक्ष्मी सागर वार्षा ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से इन्हीं के ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद करवा दिया और 1952 में उसका प्रकाशन कराया। ठीक है, इसी से प्रश्न आता है हिंदुई साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ किसका है, तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का है। इसके बाद है तासी की पुस्तक इस्तवार द लित्योतर इंदोई हिंदुस्तानी में इंदोई के लिए हिंदवी और हिंदुस्तानी के लिए हिंदुस्तानी यानी कि उर्दू सम्मिलित जो हिंदी होती है का अर्थ इस्तेमाल होता है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा प्रथम ग्रंथ श्री महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह है। ठीक है, हिंदी भाषा का प्रथम ग्रंथ जिसे कहें तो वो क्या है, भाषा काव्य संग्रह। क्या याद रखना है आपको इसमें, भाषा काव्य संग्रह और इसके लेखक का नाम। भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन सन 1873 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ। इसके बाद जब गारसादा तासी ने इस्तवारदा लित्योतर हिंदुस्तानी लिखा, तो शिव सिंह सेंगर जो है एक हमारे साहित्यकार हैं जिन्होंने अपना इतिहास ग्रंथ लिखा, शिव सिंह सरोज। बहुत प्रश्न आए हैं इसमें से। हिंदी भाषा का दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ रचा। ठीक है, इसका प्रकाशन कब हुआ, 1883 में। शिव सिंह सरोज में 1 सहस्त्र लगभग 1000 यानी कि 838 कवि यानी कि भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। ठीक है, हिंदी कवियों के उदाहरण है इसमें। सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में गियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ, जिसमें से बहुत प्रश्न आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, गियर्सन के इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है। ठीक है, जॉर्ज गियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। इन्होंने पहली बार जो है काल विभाजन का प्रयास किया। ठीक है, तो जॉर्ज गियर्सन के जो इतिहास ग्रंथ को बहुत अच्छे से समझना है। गियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया। आगे जाके डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी में अनुवाद किया, जिसका प्रकाशन सन 1957 में हुआ। ठीक है, गियर्सन ने कवियों और लेखकों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण तथा उनकी प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया। जो गारसादा तासी का है, शिव सिंह सरोज का है इतिहास ग्रंथ, उसमें वर्ण क्रमानुसार जो है वर्णन किया गया। अब वर्ण क्रमानुसार वर्णन की क्या जो है ड्रॉबैक्स होते हैं, क्या खामियां होती हैं, कि वो जो है किसी भी काल के कवियों को एक साथ रख देगा, किसी भी तरह की प्रवृत्ति वाले कवियों को एक साथ रख देगा, जिसमें जो है हमें प्रत्येक काल की प्रवृत्तियां विशेषताएं नहीं पता चल पाती। आपने सुना होगा कि इतिहास जो है, साहित्य जो है, वो क्या है, इंसान का जो है दर्पण है, यानी कि जो उस समय चल रहा है प्रवृत्तियों का दर्पण कहलाता है। ठीक है, प्रवृत्तियों का दर्पण कहलाता है। यदि वही दर्पण हमने कैसे कर दिया, सबको एक साथ रख दिया, तो क्या होगा कि वो हमें समझ नहीं आएगा, किसी विशेष काल की प्रवृत्तियां हमें समझ नहीं आएगी, कि साहित्य कैसे बदल रहा था ये हमें समझ नहीं आएगा। तो ये जो जॉर्ज गियर्सन है, इन्होंने जब अपना काल विभाजन किया है, तो उसमें काल क्रमानुसार जो है वर्गीकरण किया है, यानी कि विशेष काल की प्रवृत्तियों के इतिहास ग्रंथों को एक साथ रखा है। ठीक है, इसीलिए इनका ग्रंथ जो है महत्वपूर्ण माना जाता है। विभिन्न युगों की काव्य प्रवृत्तियों की व्याख्या करते हुए उनसे संबंधित सांस्कृतिक परिस्थितियों व प्रेरणा स्रोतों का उद्घाटन किया। ठीक है, ये बात समझ आ रही है क्यों इनका ग्रंथ महत्वपूर्ण है। प्रस्तुत ग्रंथ को विभिन्न कालखंडों में विभक्त किया गया है तथा प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक है।
यानी कि उस समय का सूचक है, ठीक, जिस काल में कुछ विशेष रचनाएं लिखी जा रही थी। जॉर्ज गियर्सन ने प्रथम बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण करते हुए संस्कृत प्राकृतिक एवं अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को उससे पृथक किया। उनको समझ आया कि हिंदी एक अलग भाषा है, उसका इतिहास जो है अलग तरीके से लिखा जाना चाहिए, तो उन्होंने अरबी फारसी मिश्रित उर्दू रचनाओं को और संस्कृत प्राकृतिक की रचनाओं को अपने इतिहास ग्रंथ में शामिल नहीं किया। हिंदी साहित्य के विकास का क्रम निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में उन्होंने किया है। ठीक है। 16वीं 17वीं शताब्दी के युग भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना गियर्सन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आप कहें प्रश्न आ जाए भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा है, तो किसने कहा है? गियर्सन ने कहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य। इसके बाद मिश्र बंधुओं ने, ये तीन जो है भाई थे मिश्र बंधु, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, इन्होंने जो अपना ग्रंथ लिखा वो लिखा मिश्र बंधु विनोद। ठीक है, इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है मिश्र बंधु विनोद। 4 भागों में विभक्त है। ठीक है, प्रश्न आता है कितने भाई थे, तो 3 भाई 3 थे, और ग्रंथ कितने भागों में जो है बटा हुआ है वो है 4। ठीक है, जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 में तथा चौथे भाग का प्रकाशन 1934 में हुआ। ये याद करेंगे तथ्य। मिश्र बंधु विनोद में लगभग 5000 कवि यानी कि 4591 कवियों का जीवन वृत्त वर्णित है। इसमें अनेक अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाने के साथ ही उनके साहित्यिक महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। मिश्र बंधु विनोद में कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारित करने के लिए उनकी 4 श्रेणियां बनाई गई हैं। ठीक है, 4 श्रेणियों में इन्होंने अपने कवियों को बांटा है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में अब जो सबसे प्रमुख नाम आता है वो कौन है? रामचंद्र शुक्ल का। हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे ऊंचा स्थान है। सभी जो आज के विद्वान हैं इस इतिहास ग्रंथ को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। आचार्य शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में जो है प्रकाशित हुआ था। हिंदी शब्द सागर जो है एक बड़ा ग्रंथ था जिसकी भूमिका लिखी होती है ना आगे, उसके रूप में जो है इनका हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित हुआ। तब उसका नाम क्या था? हिंदी साहित्य का विकास। ठीक है, कब हुआ? ये 1929 में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1929 ये याद रखना है। हिंदी साहित्य का इतिहास में 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया। अब तक का सबसे बड़ा इतिहास ग्रंथ किसका माना जाता है? तो वो माना जाता है मिश्र बंधु विनोद मिश्र बंधुओं का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज गियर्सन तथा मिश्र बंधुओं के इतिहास को कवि वृत्त संग्रह संज्ञा से अभिहित किया है। यानी कि कवि वृत्त संग्रह किसको माना? गियर्सन को, मिश्र बंधुओं के मिश्र बंधु विनोद को। ठीक है, और जो है किसको? जो है शिव सिंह सरोज को। ठीक है, क्योंकि इन्हीं तीनों ग्रंथों से अपनी जो है इन्होंने प्रेरणा ली अपने इतिहास ग्रंथ की। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यानी कि प्रत्येक देश जहां पर साहित्य रचा जा रहा है, साहित्य जो भी हो रहा है वो क्या हो रहा है? जनता के हृदय की प्रवृत्तियों को दर्शाता है। यानी कि साहित्यकार वही लिखता है जो परिवेश होता है। ठीक है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। ठीक है, जो साहित्यकार लिखता है वो उस समय की प्रवृत्तियों का आईना होता है। जैसे जैसे तकनीक बढ़ती है उसका भी प्रभाव जो है साहित्य पर पड़ता है। जैसे जैसे कोई हमला होता है देश पर, उसका भी प्रभाव जो है साहित्य पर पड़ता है। यानी कि जैसी परिस्थितियां आती हैं समाज में, उन सब का जो प्रभाव है वो साहित्य पर पड़ता है। तो साहित्य जो है समय के साथ साथ जो है बदलता जाता है, उसकी प्रवृत्तियां बदलती जाती हैं।
आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। ठीक है, ये सब प्रवृत्तियां जो हैं परिस्थितियां बदलती हैं और समाज की चित्तवृत्ति यानी कि हृदय की भावनाओं को बदलती हैं। सर्वप्रथम आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास को आलोचना से पृथक किया। सिर्फ आलोचना नहीं करनी है, अपने विकासवादी तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिया। आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास के प्रति एक निश्चित व सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में विकास क्रम की व्याख्या करने का प्रयास किया। जो एक विशेष युग के जो है प्रवृत्तियां थी, उन सभी इतिहास ग्रंथों को उन्होंने एक साथ रखा। आचार्य शुक्ल ने काल विभाजन के अंतर्गत हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 सुस्पष्ट कालों में बांटा है। प्रश्न आता है, आचार्य शुक्ल ने काल विभाजन के अंतर्गत कितने वर्षों के इतिहास को जो है 4 खंडों में बांटा? तो 900 वर्षों के। ठीक है, कितने खंडों में बांटा? तो 4 खंडों में बांटा। ठीक है, शुक्ल जी ने भक्ति काल को 4 भागों और शाखाओं में बांटकर उसे सर्वप्रथम युद्ध, शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित किया। भक्ति काल, जिसे प्रमुख 2 धाराओं में, सबसे पहली निर्गुण धारा और उसके बाद सगुण धारा में बांटा। फिर उसके बाद निर्गुण धारा को 2 शाखाओं में, ज्ञानाश्रय जिसमें संत काव्य धारा आती है, फिर प्रेमाश्रय जिसमें सूफी काव्य धारा आती है, बांटा। ज्ञानाश्रय में आ जाते हैं हमारे जो कवि हैं। ठीक है, इसी के ज्ञानाश्रय शाखा के जो कह लीजिए प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रेमाश्रय शाखा में आ जाते हैं जैसे जायसी जैसे कवि जो प्रेमाख्यान लिखा करते थे। सगुण काव्य धारा में राम भक्ति शाखा, जिसमें हमारे तुलसी जो है काल प्रवर्तक माने जाते हैं, और कृष्ण भक्ति शाखा में जैसे सूरदास है जो काल प्रवर्तक माने जाते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में पहली बार कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्त के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता दी। कब पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ, क्या हालात थे, इनको नहीं बल्कि उनकी रचनाओं को। रचनाएं पढ़ेंगे तभी तो जो है उस काल की प्रवृत्ति पता चलेगी। इसके बाद जो है 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं। कौन से? एडविन ग्रीव्स महोदय ने सन 1917 में अंग्रेजी भाषा में अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास ग्रंथ लिखा, जो बहुत ही जो है प्रमुख है, जिसके बारे में प्रश्न आते भी हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य के 5 विभाग किए हैं। सन 1920 में FIK ने अंग्रेजी भाषा में अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से एक इतिहास ग्रंथ लिखा। तजाकिरा ई शुराई हिंदी 1848 में मौलवी करीमुद्दीन द्वारा लिखा गया। इसमें कुल कवि 1004 हैं, जिसमें हिंदी के 62 कवि हैं। इस ग्रंथ में बार बार कालक्रम का ध्यान रखा गया। इसके बाद आ जाते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने 3 महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की है। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, और हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 का है, बाकी दोनों 1952 में है। ठीक है, आचार्य द्विवेदी ने अपने इतिहास की में परंपरा की निरंतरता का अनुशीलन करते हुए एक व्यापक इतिहास दर्शन की भूमिका तैयार की। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने जो अपना इतिहास ग्रंथ लिखा, उसका नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास का प्रकाशन कब हुआ? 1938 में हुआ। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में कालावधि जो है 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की रखी है। मतलब संधि काल, जिसमें अपभ्रंश और हिंदी के संधि काल की बात की जाती है,
भक्ति काल तक की अवधि को ही लिया है। डॉक्टर वर्मा ने संपूर्ण ग्रंथ को 7 प्रकरण में विभक्त किया। अब डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को, जो कि अपभ्रंश के पहले कवि हैं, हिंदी का पहला कवि माना है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। जिन जिन पर जो है निशान लगा रही हूँ वो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हमें याद करने हैं। साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से स्वीकार किया। नागरी प्रचारणी सभा से हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास का प्रकाशन 16 खंडों में हो चुका है, ये याद रखेंगे। अनेकानेक विद्वानों ने अलग अलग खंडों का संपादन कार्य किया है, जो अग्रांकित है, आगे अंकित किया गया है, ठीक है। 16 भाग कौन से हैं हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास के, ठीक है। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास कितने खंडों में बटा है? तो उत्तर क्या है? 16 खंडों में बटा है, ठीक है। तो इसमें हमें बहुत सारी चीजें याद नहीं करनी है, हमें बस एक बार इसको पढ़ लेना है। हिंदी साहित्य की पीठिका, इसके संपादक, हिंदी भाषा का विकास धीरेन्द्र वर्मा, ठीक है। तो इन पे हमें ज्यादा जोर नहीं देना है। अब जो है हमें जो ध्यान देना है, हमें ध्यान देना है यहाँ पर हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी प्रमुख ग्रंथकार और रचनाकार। हिंदी काव्य धारा किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? तो पंडित राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र का है, याद रखेंगे। वैज्ञानिक इतिहास किसका है? गणपति चंद्र गुप्त का है, याद रखेंगे। देखो गणपति चंद्र गुप्त का वैज्ञानिक इतिहास कैसे याद रखें? गणपति जी को याद करो, उनका मुख कैसा है? हाथी जैसा, है ना। गणपति जी को याद कर लो। अब विज्ञान के द्वारा कुछ भी संभव हो सकता है कि धड़ पे जो क्या लगाया गया था, जिसका मुंह लगा दिया गया था? हाथी का। तो वैज्ञानिक इतिहास किसका है? गणपति चंद्र गुप्त का, ठीक है। हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अतीत किसका होता है? विश्व का होता है, किसी अकेले व्यक्ति का नहीं होता है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी। राम जो थे वो संवेदना पुरुष माने जाते हैं, बहुत संवेदनाएं थी। तो संवेदना और राम स्वरूप, स्व से संवेदना, याद रखेंगे। साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा। लोचन मतलब आंखें और दर्शन होते हैं आंखों से। हिंदी भाषा का विकास डॉक्टर श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा और साहित्य श्याम सुंदर दास। हिंदी कोविद रतनमाला श्याम सुंदर दास। इनके ग्रंथ इतने जो है महत्व नहीं रख रहे हैं, नहीं पूछे गए हैं, जो पूछे गए हैं उनको साथ साथ जो है बता दूंगी। राजस्थानी भाषा जहाँ पर आएगी वह मोतीलाल मेनरिया आएगा। राजस्थानी भाषा और साहित्य मोतीलाल मेनरिया। राजस्थानी पिंगल साहित्य मोतीलाल मेनरिया। हिंदी वीर काव्य टीकम सिंह तोमर, इनके नाम से ही पता चल रहा है ये बहुत वीर है, तो वीर सिंह तोमर। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास डॉक्टर भगीरथ मिश्र। आधुनिक हिंदी का आदिकाल श्री नारायण चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नंद दुलारे वाजपेयी। नंदे कैसी होती हैं? छोटी होती हैं उम्र में, है ना। तो 20 साल की नंद, 20 साल की नंद। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नंद दुलारे वाजपेयी। आधुनिक हिंदी साहित्य आधुनिक होती हैं, आज के समय की होती हैं नंदे, तो नंद दुलारे वाजपेयी। हिंदी साहित्य का इतिहास रमाशंकर शुक्ल रसाल। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास नामक 2 ग्रंथ हैं, जिसमें हमारा एक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भी है और उदय नारायण तिवारी का। जो पूछा जाए वो हमेशा हजारी प्रसाद द्विवेदी का पूछा जाता है। हिंदी साहित्य विमर्श पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। कविता कौमुदी कई बार पूछा गया है, राम नरेश त्रिपाठी। भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल, जिनके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास श्री कृष्ण शंकर शुक्ल। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर इंद्रनाथ मदान। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास ब्रजरत्न दास। आधुनिक हिंदी साहित्य लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। ब्रज माधुरी सार योगी हरि।
हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बहुत बार पूछा जाता है। देखो दो 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 चा है ना, दूसरा इतिहास। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे, देखो राजा पूरा नहीं लिखा, आधा लिखा राजे। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास नीलाभ, ये याद कर लेना जिनको बोला है, ठीक है। मौखिक इतिहास नीलाभ। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास नीरजा माधव। तो ये जो है, इसमें से अब हमें क्या याद रखना है, ध्यान रखना है हमें, जो फैक्ट्स याद करने हैं उनको याद बता देती हूँ दोबारा से। हिंदी इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किसने किया, प्रश्न आएगा, तो फ्रेंच विद्वान गार्सदा तासी ने किया। उनकी पुस्तक का नाम क्या है, इस्तवार द लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी। कौन सी भाषा में रचा गया, फ्रेंच भाषा में रचा गया, ठीक है। कब इनका प्रकाशन हुआ, 1839 और 1847 में, ठीक है। द्वितीय संस्करण में 1871 में ये कितने भागों में विभक्त हो गया, 3 भागों में। इसके बाद जो है क्या खास बात है, इसमें उर्दू के कवि ज्यादा हैं और हिंदी के कवि कम हैं। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने जो है गारसा दत्तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किया, किस नाम से, हिंदुई साहित्य का इतिहास, ठीक है, ये याद रखेंगे। इसके बाद जो है हम याद रखने वाले हैं यहाँ पर शिव सिंह सरोज, जो है किसका ग्रंथ है, शिव सिंह सेंगर का। कौन सी पद्धति है, वर्णाक्रमानुसार पद्धति का इस्तेमाल है। प्रकाशन वर्ष 1883 याद रखेंगे। कितने कवि, 838 कवि। फिर उसके बाद जो है गियर्सन का ग्रंथ सबसे महत्वपूर्ण है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। इसका सन भी याद रखेंगे, 1888। अच्छा, इसको जो है सच्चे अर्थों में हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है, ये हमें याद रखना है। कितने कवि, 952। किसने जो है इसका हिंदी अनुवाद किया, तो किशोरीलाल गुप्त ने किया। इसके बाद जो है पहली बार कालक्रम अनुसार जो है वर्गीकरण किया, किसने, गियर्सन ने किया, इसलिए ये महत्व रखता है, जिसमें प्रवृत्तियों का ध्यान रखा गया, ठीक है। इसके बाद जो है इन्होंने जो है संस्कृत, प्राकृतिक, अरबी, फारसी को जो है निकाल दिया यहाँ से, जो हिंदी के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। भक्ति काल को इन्होंने स्वर्ण युग कहा है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा किस महान विद्वान ने दी है, तो जॉर्ज गियर्सन ने दी है। मिश्र बंधुओं में जो है मिश्र बंधु विनोद इतिहास ग्रंथ की रचना, इनके भाइयों के नाम पूछ लिए जाते हैं, एक का 4 नाम दे दिए जाते हैं, 3 कौन है पूछ लिया जाता है, चौथा कौन सा नहीं है पूछ लिया जाता है, याद रखेंगे। इसका जो है कितने भागों में विभक्त हुआ, यूजीसी नेट में पूछा गया प्रश्न है, 4 भागों में विभक्त हुआ है, ठीक है। 3 भाई हैं और 4 भागों में विभक्त किया। पहले 3 भाग 1913 में, बाकी बचा हुआ भाग 1934 में। कितने कवियों का है, लगभग 5000 कवियों का इन्होंने जीवन वृत्त जो है प्रस्तुत किया है। सबसे प्रमुख इतिहास ग्रंथ कौन सा है, वो रामचंद्र शुक्ल का है, हिंदी साहित्य का इतिहास, जो किस रूप में प्रकाशित हुआ था, सर्वप्रथम हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था, 1929 में, याद करेंगे। हिंदी का सबसे प्रमाणिक इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो वो कौन सा है, हमारा रामचंद्र शुक्ल का, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कथन आ जाता है प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का प्रतिबिंब होता है, ये किसने कहा है, तो ये कथन रामचंद्र शुक्ल का है। कथन पूछ लिया जाता है कई बार, याद रखेंगे, ठीक है। सर्वप्रथम आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास को आलोचना से पृथक किया और विकासवादी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ से प्रश्न आता है, काल विभाजन के अंतर्गत हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास ग्रंथ को कितने कालों में बांटा, तो 4 कालों में बांटा। भक्ति काल को किसमें, किन जो है शाखाओं में बांटा, तो 4 शाखाओं में इन्होंने बांटा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है एडविन ग्रीव्स का कई बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर छोड़ना नहीं है। ग्रीव्स का 1917 में ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर याद रखेंगे। FIK का हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर याद रखेंगे, ठीक है। या F जो है H के पास है, हिस्ट्री, ऐसे याद करेंगे, ठीक है। F जो है H के पास है। ग्रीव्स जो है वो एक स्केच आर्टिस्ट है, याद रखेंगे। तजकिरा ई हिंदुई, इसका पूछ लिया जाता है नाम, तजकिरा ई शौराई हिंदी के लेखक कौन है, तो करीमुद्दीन जो है, याद रखेंगे। इसके बाद जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के ग्रंथ पूछ लिए जाते हैं, प्रकाशन वर्ष पूछ लिया जाता है, तो भूमिका जो है छोटी है, 1940 की है।
बाकी दोनों जो है 1952 के। देखो इनकी लेंथ बड़ी है नामों की, तो ये 1952 के और ये 1940 का है। राम कुमार वर्मा के इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है। ठीक है, इसके बाद जो है इन्होंने 693 ईस्वी से ही जो है इतिहास को आरंभ मान लिया और स्वयंभू को क्या माना है? हिंदी का पहला कवि माना है, जबकि ये अपभ्रंशकालीन कवि है। पर प्रमुख रूप से सभी विद्वान जो है इसी को जो है हिंदी इतिहास का पहला कवि मानते हैं, हिंदी का पहला कवि मानते हैं। इसके बाद जो है जो है हिंदी काव्यधारा ग्रंथ आपको याद होना चाहिए। हिंदी साहित्य का इतिहास, वैज्ञानिक इतिहास याद होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये वाला याद होना चाहिए, दर्शन। ठीक है, बाकी जो याद कर सके बहुत अच्छी बात है, सारे कर सके तो इसमें कोई बात ही नहीं है, पर जो याद होनी चाहिए वो यही है कि आपको ये पता होने चाहिए। कविता कॉमेडी हो गया, भाषा काव्य संग्रह हो गया। ठीक है, और यहाँ पर जो है हिंदी हजारी प्रसाद द्विवेदी के तो याद करने ही है। आधा इतिहास ये याद करना है। ठीक है, और ये याद करना है, दूसरा इतिहास ये याद रखने हैं, और रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी के तो याद रखने ही हैं। ठीक है, अगला जो कल की क्लास में हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हिंदी साहित्य काल विभाजन और नामकरण। ठीक है, जिसमें हम विभिन्न जो विद्वान है, गियर्सन है, रामचंद्र शुक्ल हैं, और भी जो मिश्र बंधु और भी जो कितने विद्वान हैं, उन्होंने किस प्रकार काल विभाजित किया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। उम्मीद क्लास अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।